हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें मैंने आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये 11th क्लास के लिए भी और कंपटीशंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने जो अपलोड किया हुआ है उसको ज़रूर देखिए। तो इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेस सर्च करेंगे यूट्यूब पे। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद उस चैप्टर को जब आप ओपन करोगे तो आपको एक एक वीडियो सीक्वेंशियल मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले सर्च कैसे करना है ये भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेस प्रवीण एकेडमी डालेंगे और आपको वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके बेटा, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, नील्स बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। नील्स बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। तो हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। और ये कब इन्होंने इसको प्रपोज किया था, 1913 में। और ये किस पे बेस्ड था बेटा, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ये ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चों को नहीं पता होता किस पे बेस्ड था बेटा। बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR। किस पे बेस्ड था बेटा, बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एनर्जी के क्वांटाइज कॉन्सेप्ट की बात यहीं पे हुई थी। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि एनर्जी जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में, कोई एटम जो है एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस मैनर में एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कैसे करता है, डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में करता है। और किस फॉर्म में करता है, स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में करता है, जिसे हम क्वांटा या फोटोन बोलते थे। बोलो मेरे साथ, बोलो फटाफट। क्या बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि कोई एटम या बोले कि कोई इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई हॉट बॉडी, कोई भी बॉडी एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं कर सकती। कैसे करेगी, डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में। किस फॉर्म में करेगी, स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में करेगी, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटा या फोटोन बोलेंगे। तो यही वो कॉन्सेप्ट था जिसने एनर्जी के क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उसी को यूज़ करके नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। तो ध्यान रखेंगे कि ये पूरी तरीके से बेस्ड किस पे है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। अब देखिए कुछ इनके मेन पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। आप हेडिंग डाल लो मेन पोस्टुलेट्स और उसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा, आप एक लाइन नोट करो पहले, लिखो द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, revolves, or you can say revolve around the nucleus, the electron revolve around the nucleus in well defined circular path, well defined circular path of fixed radius and energy। क्या बोल रहा हूँ, फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। क्या कहा कि रदरफोर्ड का क्या मानना था, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। इन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तो करता है लेकिन हर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता। किस पे करेगा, जिस पे करेगा उसका रेडियस और जो एनर्जी होगा वो क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। यहीं पे डिफरेंस है, इसीलिए वजह इसको मैंने एक अलग तरीके से दिखा दिया। कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन well defined circular path of fixed energy and radius, the circular path around the nucleus which have a fixed radius and energy is called
इज कॉल्ड ऑर्बिट, क्या बोला उसे, ऑर्बिट आर स्टेशनरी स्टेट, STATIONARY, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, ऐसे बोले तो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ या फिक्स होता है, एक सर्टेन अमाउंट होती है। तो क्या रुका हुआ है, क्या फिक्स है, फिक्स क्या है, एनर्जी इसकी फिक्स है। क्या बोल रहे हैं कि ऑर्बिट की एनर्जी और रेडियस फिक्स है। हर ऑर्बिट का अपना एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है और उसका अपना एक पर्टिकुलर रेडियस है। स्टेशनरी क्या है, ऑर्बिट की एनर्जी और उसका रेडियस स्टेशनरी है। ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, मूव कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। क्या स्टेशनरी है, ऑर्बिट की जो एनर्जी है और ऑर्बिट का जो रेडियस है वो स्टेशनरी है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसे क्या बोलते थे, स्टेशनरी स्टेट बोलते थे, या उसी को हम क्या बोलते थे, अलाउड एनर्जी स्टेट। अलाउड एनर्जी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट किसके लिए अलाउड होती थी बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो अलाउड थी रिवॉल्व होने के लिए, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के लिए जो अलाउड थी, उसी वजह से उसे क्या बोलते थे, अलाउड एनर्जी स्टेट। मतलब अब यहाँ पे आप रदरफोर्ड के मॉडल से जो डिफरेंस आ रहा था वो देख सकते हो कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में जो सर्कुलर पाथ है उसमें कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे कहीं भी हम बना दें, कहीं भी सर्कुलर पाथ ले लें वहाँ पर रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन नील्स बोर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। नील्स बोर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड उन्हीं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिनका रेडियस और एनर्जी क्या है, फिक्स है, हर जगह पे रिवॉल्व नहीं कर सकता। मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप कोई सर्कुलर पाथ बनाना चाहो तो यहाँ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पे बनाना चाहो तो यहाँ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पे बनाना चाहो तो यहाँ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन रदरफोर्ड का क्या मानना था कि कहीं पे भी किसी भी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस था, फर्स्ट पोस्टुलेट में ही आप देख रहे हो, ठीक है। एक बात जो सिमिलर आपको थोड़ी सी लग रही होगी कि इन्होंने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, इन्होंने भी ये कहा, रदरफोर्ड ने भी ये कहा था। बट डिफरेंस कहाँ पे है, इन्होंने कहा कि हर सर्कुलर पाथ पे नहीं रिवॉल्व कर सकता, उन्हीं सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर सकता है जिसका रेडियस और एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे और अलाउड एनर्जी स्टेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये उनके नेम है। तो इसको ऐसे नोट कर लो आप, फर्स्ट पोस्टुलेट को ऐसे नोट कर लो। इसके बाद बात करेंगे सेकंड की। अब सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप नोट करो तो इसको हम हटा दें, इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट की बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। आ जाइए सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। फर्स्ट आप समझ लिए होंगे, मैं लग रहा है। सेकंड में देखिए क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए फर्स्ट में कर रहा है, सेकंड में बताया कि इसके बाहर जो सर्कुलर पाथ फिक्स रेडियस और एनर्जी के हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब वो फर्स्ट में रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, जहाँ भी कर रहा है, क्या रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में, डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज ऑफ इट्स ओन विद टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने ऑर्बिट में अपने आप चेंज नहीं हो सकती। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जाएगा अपनी ऑर्बिट में, लेकिन उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम के साथ उसकी एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे फिक्स होगी। वो अपनी एनर्जी को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम चेंज नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे लिखा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट डज नॉट चेंज ऑफ इट्स ओन विद टाइम। मतलब जब अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में है या सेकंड में है, थर्ड एनर्जी स्टेट में है, और उस पर रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते टाइम अच्छा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, तो रिवॉल्व करते टाइम वो कह रहा है कि अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अपने आप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में अपनी एनर्जी को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे घटती बढ़ती है, कैसे जो है बढ़ जाती है। अगर बढ़े नहीं तो इलेक्ट्रॉन जंप ना करे, तो बढ़ती कैसे है जब हम एटम को हीट कर दें, हम एटम को किसी तरीके से इरिटेट कर दें,
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दें, जैसे भी उसको अगर हीट कर दें, तब क्या होता है, एनर्जी को थर्ड पोस्टुलेट में इसको देखेंगे। मान लीजिए एक एटम है हमारे पास, मान लीजिए एक एटम है, एक इसी को एक एटम बनाते हैं फिर से यहाँ पे। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके बाहर देखिए सर्कुलर पाथ है ऐसे, ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आप जानते हो ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, जैसे हम लोग, ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, इतना तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। ये सेकंड एनर्जी स्टेट है, थर्ड एनर्जी स्टेट है, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी स्टेट में है। अब अगर हम इस एटम को हीट करें तो एटम क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान से सुनना, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, आपने पढ़ा था कि एटम या बोलें कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, फोटोन के फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस मैनर में करेगा और फोटोन के फॉर्म में करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसको यहाँ से, जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इसके किसके फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और किस फॉर्म में करेगा, Hν, 2Hν, 3Hν, 4Hν, 5Hν, ऐसे क्वांटाइज वैल्यू है, वो क्वांटाइज है ना, पहले ही बताया कि ये क्वांटाइज एनर्जी का क्वांटाइज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E2 कर दे, E3 माइनस E1 कर देंगे, थर्ड में जाना है फर्स्ट से, ठीक है ना, तो E3 माइनस E1 कर देंगे। तो इस डेल्टा E के बराबर ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, इस डेल्टा E के बराबर ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, समझ गए ना। मतलब अगर उसको फर्स्ट से सेकंड में जाना होता तब कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, समझ गए। ये जो एनर्जी की वैल्यू होगी इसी के बराबर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इससे थोड़ी कम या इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्वांटाइज है, मतलब फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, सेकंड से फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा समझने में, मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, घर की सीढ़ियाँ हैं, मान लीजिए घर की सीढ़ियाँ हैं, ये 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी बना देते हैं, मान लीजिए छत पे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं आपकी, ठीक है। आप देखो यहाँ हो, आप यहाँ हो, ठीक है, मान लो ये आपको, आप यहाँ से जंप करके कहाँ जा सकते हो, यहाँ से जंप करके 1 सीढ़ी चढ़ सकते हो, और ज़्यादा एनर्जी है तो 2 सीढ़ी चढ़ सकते हो, और एनर्जी आ गई है 3 सीढ़ी चढ़ सकते हो, और ज़्यादा एनर्जी आई है 4 सीढ़ी चढ़ सकते हो। देखो 1 चढ़े, 2 चढ़े, 3 चढ़े, 4 चढ़े, लेकिन क्या 1.5 सीढ़ी चढ़ सकते हो, क्या यहाँ पे अपना पैर रख सकते हो, क्या यहाँ पे अपना पैर रख सकते हो, क्या यहाँ पे अपना पैर रख सकते हो, क्या यहाँ अपना पैर रख सकते हो, नहीं ना। देखो ये सिचुएशंस अलाउड नहीं है ना, ये पोजीशंस नहीं अलाउड है ना, इसी को कहते हैं क्वांटाइज। देखो ये 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये सीढ़ियाँ क्या है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है इनकी, एक फिक्स अमाउंट की वैल्यू है, एक फिक्स अमाउंट का साइज़ है, उतना हमें चढ़ना ही पड़ेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जा सकता है, या एक एनर्जी से तीसरे में जा सकता है, एक एनर्जी से चौथे में जा सकता है, एक एनर्जी से 5वें में जा सकता है, लेकिन कहीं बीच में वो अलाउड नहीं होगा। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक से दूसरे सीढ़ी पे जाने के लिए वो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दूसरे पहले से तीसरे में जाने के लिए हम वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन बीच वाली अमाउंट को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, समझ गए बात आप। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करता है, अपने लोअर एनर्जी स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचता है जब, तो वहाँ उसकी लाइफ बहुत कम होती है, मतलब मैक्सिमम वो 10⁻⁸ सेकंड अपने हायर एनर्जी स्टेट में रह सकता है, और फिर रिटर्न होके कहाँ आता है, अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, फिर रिटर्न होके कहाँ आता है, जहाँ से गया होता है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट से थर्ड में जंप कराए थे, मान लीजिए फर्स्ट वाली कंडीशन को सपोज कर रहे हैं, फर्स्ट से थर्ड में कराया था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और फिर यहाँ से एनर्जी को इमिट कर देगा, और इमिट करने के बाद एनर्जी को इमिट कर देगा। देखो पहले एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में गया, और यहाँ से एनर्जी को इमिट, जितनी एनर्जी लेके गया है यहाँ पे, उसको जब इमिट कर देगा पूरी एनर्जी, तो कहाँ फिर लौट आएगा, अपने फर्स्ट ऑर्बिट में लौट आएगा।
अभी सिंपली समझ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर बाद में देखेंगे जब स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, तो बताएंगे कितनी पॉसिबिलिटी होती हैं, क्या क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लौट आएगा, देखिए एनर्जी को इमिट करने के बाद। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कितनी वैल्यू एब्जॉर्ब कर सकता है हमने बता दिया कि क्वांटाइज वैल्यू होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मतलब फिक्स अमाउंट की एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने करस्पॉन्डिंग सेल में जंप कर जाता है, हायर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेल में जंप कर जाता है। करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास इतनी एनर्जी आ गई कि हम पहली सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर जंप कर सकते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी है तो हम तीसरी से चौथी पे जंप कर सकते हैं, कम एनर्जी है पहले से दूसरी पे जंप कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट में, मतलब फर्स्ट सेल में जाएगा से मतलब सेकंड में जाएगा, फर्स्ट से कि थर्ड में जाएगा कि फोर्थ में जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की हुई है, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है और कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने अभी आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है एनर्जी स्टेट में, जैसे हम डेल्टा ई कैलकुलेट करें तो E3 और E1 के बीच की बात कर रहे हैं, तो E3 माइनस E1 के इतनी वैल्यू को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इससे थोड़ी ज़्यादा, इससे थोड़ी कम वैल्यू को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसी को कहते हैं एनर्जी का क्वांटाइज कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो एनर्जी के क्वांटाइज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ना। तो जो ये क्वांटाइज कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लें, ये वाला फिगर आप बना सकते हैं, इसको नोट कर लें, ये सेकंड पॉइंट नोट कर लें। थर्ड पॉइंट में आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू करस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी स्टेट एंड आफ्टर द इमिटेशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिटर्न बैक फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। ओके बेटा। और ये जो सेल्स यहाँ पे हमने दिखाई है, इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, KLM से भी दिखाते हैं, इतना सब आप जानते हो, KLM से दिखाते हैं। ये सब करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट होती है KLM, इसको ऐसे नोट कर लो, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वांटाइज कॉन्सेप्ट की बात ही की जाएगी। अभी तक आपने देखा कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, देखिए लिखा है ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड। कह रहा है केवल वही एनर्जी ऑर्बिट्स परमिटेड होती हैं इलेक्ट्रॉन के लिए इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। कह रहा है कि हर ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए परमिटेड नहीं होती। कौन सी परमिटेड होती हैं? केवल वही ऑर्बिट परमिटेड होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के या तो बराबर होती है या h/2π का होल नंबर मल्टीपल होती है। होल नंबर मल्टीपल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। मतलब n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। n क्या हो सकता है? 1 2 3 कुछ भी। मीन्स अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 होगा। तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी? बोल दो जल्दी से, बोलो कितना आएगी? h/2π। ठीक है। सेकंड में कर रहा होता तो कितनी आती? n की वैल्यू 2 हो जाती तो क्या आती? 2h/2π। थर्ड में कर रहा होता 3h/2π। फोर्थ में कर रहा होता 4h/2π। फिर देखो वही बात, क्वांटाइज कॉन्सेप्ट, 1h/2π हो सकती है, 2h/2π हो सकती है, 3h/2π हो सकती है, 4h/2π हो सकती है, 10h/2π हो सकती है। मतलब एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं, 2 चढ़ सकते हैं, 3 चढ़ सकते हैं, 5 चढ़ सकते हैं, 10 चढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी बीच वाली सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, बीच में नहीं आ सकते कि पहले और दूसरी सीढ़ी के बीच में पैर रख दें। तो वही क्वांटाइज कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे भी हो रही है। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये भी क्वांटाइज्ड होता है। समझ रहे होंगे कि क्वांटाइज कॉन्सेप्ट पे ही सारा कुछ बेस्ड है। यहाँ पे देखो क्वांटम थ्योरी हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्वांटाइज कॉन्सेप्ट पे ही सारा कुछ बेस्ड है। हमने पहले ही कहा कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ही बेस्ड है, ठीक है ना।
तो फोर्थ पॉस्टुलेट लिखेंगे, ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन, ओनली दोज energy orbits are permitted for the electron in which the angular momentum of an electron is a whole number multiple of h upon 2 pi। h क्या है बेटा, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई जान रहे हैं कांस्टेंट है, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल है जिसकी वैल्यू 1 2 3 आप जानते हो कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो एनर्जी क्वांटाइज थी और दूसरा एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज था। तो इसी कॉन्सेप्ट पे, क्वांटाइज कॉन्सेप्ट पे हमारा नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल बेस्ड था। अब इसका यूज़ क्या था और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, इसका यूज़ और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, इसको पहले जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमें, जैसे हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया आपको कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, उसका रेडियस फिक्स होता है, तो कैसे हम ऑर्बिट की एनर्जी और रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए नील्स बोर ने क्या फार्मूला दिया हुआ था। ओके बेटा, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको फार्मूले के बारे में बताते हैं कि कैसे आप करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो। चलो अब देखो, अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो, अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो, जो स्टेशनरी स्टेट बताई गई थी, अगर आप उस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकालना चाहते हो तो एनर्जी के लिए फार्मूला लगाओगे। इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे। एनर्जी के लिए फार्मूला लगाओगे En इज इक्वल टू माइनस RH, हाइड्रोजन का केस लिया है, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में हम जो स्टेशनरी स्टेट्स बता रहे थे उनकी हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो En इज इक्वल टू माइनस RH इज अ रिडवर्क कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, रिडवर्क कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इनटू 1 अपान n स्क्वायर। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है, मतलब फर्स्ट सेल में निकालना चाहते हो, सेकंड सेल के लिए निकालना चाहते हो, थर्ड सेल के लिए निकालना चाहते हो, फोर्थ सेल के लिए निकालना चाहते हो, n की वैल्यू चेंज करते जाओ, आ जाएगा ना, ठीक है। RH क्या है, RH इज, बोलो, रिडवर्क्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ओके, ये वैल्यू रखोगे आप, यहाँ पे 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 वैल्यू रखोगे रिडवर्क कांस्टेंट की। अब अगर हम फर्स्ट सेल में निकालना चाहते हैं तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 अपान, फर्स्ट सेल में निकालना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 1 हो जाएगी ना, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट सेल में जो एनर्जी होगी, फर्स्ट सेल हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, यही होगी ना, यही होगी ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट। मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है अब आपको? अगर आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हो, रेडियस हाइड्रोजन एटम के केस में, फॉर हाइड्रोजन एटम अगर आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हो किसी ऑर्बिट का, तो क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, RN इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू A0 पिकोमीटर, और A0 इज इक्वल टू होता है 52 इसकी वैल्यू होती है 52.9। तो अगर यहाँ वैल्यू रख दो आपको आ जाएगा 52.9 इंटू n स्क्वायर, इतना पिकोमीटर आएगा जब आप किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करना चाहोगे। अब अगर फर्स्ट सेल की निकालना चाहते हो, फॉर फर्स्ट सेल मतलब K सेल के लिए निकाल रहे हो, फर्स्ट सेल के लिए निकाल रहे हो, ठीक है ना, K सेल के लिए, तो R क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 52.9 इंटू 1 स्क्वायर दिस पिकोमीटर, मतलब क्या आएगा, 52.9 पिकोमीटर आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस बोलते हैं। तो ये सब आपको एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। एक तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फार्मूले याद होने चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ये रेडियस का फार्मूला याद होना चाहिए। कभी आपसे पूछ सकता है कि वो रेडियस कितना होता है, तो 52.9 पिकोमीटर होता है। कभी आपसे पूछ सकता है कि ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, ग्राउंड
स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, तो 2.18 इंटू 10⁻18 जूल होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब फार्मूले हैं। ये तो एकदम सिंपली हो गया कि हाइड्रोजन के केस में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या वैल्यू कैसे ऑब्टेन्ड होंगी। अब अगर इसी फार्मूले को हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे लगाना चाहते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब कि ऐसे स्पीसीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे लिथियम 2+। अब लिथियम में जानते हो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे 2 1 आएगा। और अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, लिथियम 2+ बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचे ना। तो अब देखो ये हाइड्रोजन स्पीसीज हो गया, मतलब ऐसे कोई स्पीसीज जिनके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने हाइड्रोजन में होते हैं। तो इसके लिए यही फार्मूला लगाना चाहते हो तो छोटा सा चेंज कर दो, En हो जाएगा -RH इंटू -RH मत लिखो, RH मतलब हाइड्रोजन का केस हो जाता है, -2.18 इंटू 10⁻18, RH की वैल्यू रख दिया है जो कांस्टेंट था, रिवर कांस्टेंट था, 10⁻18 इंटू Z² ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे Z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है। Z क्या है? Z इज़ अ एटॉमिक नंबर, आ जाएगा ना अब, Z इज़ अ एटॉमिक नंबर। तो आप लिथियम 2+ के लिए निकाल सकते हो या कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही अगर आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हो तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए Rn = n², अभी आपको बताया था 52.9 इंटू n²/z, ये इतना पिकोमीटर आएगा। Z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है। तो देख लो छोटा सा चेंज कर रहे हैं फार्मूले में, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है और ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए है। आ गया होगा आपको समझ में। ये तो बात थी कि यहाँ पे क्या बातें, हमें कितनी बातें बोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बताई गई थी। अब इसका यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा होगा तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी बात, ठीक है। तो अब चलते हैं कि इसका यूज क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कहाँ पे हो गया। आपने ध्यान से अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 10th में पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक बात आपने पढ़ी कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाते तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, जबकि आप जानते हो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन बातों को बोर एटॉमिक मॉडल में, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल में कायदे से एक्सप्लेन किया गया। एकदम स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करें, क्या यूज है बेटा, ऐसे सुन लो आपको समझ में आ जाएगा। यूज क्या है स्टेबिलिटी ऑफ एटम में? अभी आपको बताया गया है यहाँ पे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट पे ध्यान दो, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बताया कि वो अपनी एनर्जी को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। मतलब वो रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करता जाएगा, वो एनर्जी को इमिट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो एनर्जी को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। जैसे पहले ये माना जाता था ना, ये मत कहना कि इमिट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इमिट एब्जॉर्ब का मतलब कि अपने आप इमिट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जब तक उसको हीट वगैरह ना मिले कहीं से। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते टाइम वो अपनी एनर्जी को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के ख़त्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में गिरने की बात थी, ये बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना, जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में जो प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी बात यहाँ पे आपने देखा कि जब ये एनर्जी के क्वांटाइज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी और इसी कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस वे में इमिट या एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, कैसे होगी? डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में होगी। और जब एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में इमिट या एब्जॉर्ब होगी तो जो उसका रिस्पेक्टिव वेवलेंथ जो होगा, या बोले कि उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो वहाँ पे होगी वो भी तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगी, क्योंकि जब एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब हो ही नहीं रही है, कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं रही है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस नहीं आ सकता। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों आता है जानते हो ना, कि जो एनर्जी इमिट होती है वो किसी न किसी वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग होती है, किसी न किसी वेवलेंथ से रिलेट करेगी, और जिस भी वेवलेंथ से रिलेट करेगी फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन हमें वहाँ पे मिलेगी। तो अगर डिसकॉन्टिन्यूअस वे में इमिट होगी तो लाइन भी तो डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगी, समझ रहे होगे बात, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, वो यहाँ इस मॉडल से एक्सप्लेन हो गया। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स थे इसके जो ये बाद में आया तो इसने क्या और एक्सप्लेन किया जो रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। ये तो बातें थी इसमें। और इस एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा जो यूज़ था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर दिखा, वो ये था
कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन था, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता था। कैसे कैसे करता था, ये बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में क्या क्या बना, कैसे कैसे हुआ। अभी तक हम समझते थे कि पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो आपको एक एक बात मतलब खुद कनेक्ट हो पाओगे उन बातों से, फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है। अभी हमने बताया कि मान लीजिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये ऐसे सेल्स हैं। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एटम को हमने हीट किया और हीट करने के बाद इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से जंप करके कहाँ गया, हायर एनर्जी स्टेट, सपोज करिए कि फोर्थ में चला गया, फोर्थ एनर्जी स्टेट में चला गया। ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, फोर्थ एनर्जी स्टेट में चला गया। ओके, ध्यान से समझना। अब जब ये फोर्थ एनर्जी स्टेट में चला गया, देखो फर्स्ट ये थी, सेकेंड ये थी, थर्ड ये थी, थर्ड एनर्जी स्टेट ये थी, फोर्थ एनर्जी स्टेट ये थी। तो ये फोर्थ में चला गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसा कुछ फिगर आपको याद आ रहा होगा जब हमने बनाया था वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बनाया था, तो ऐसा कोई फिगर बनाया था बेटा, याद आ रहा होगा। कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया है, जंप करके यहाँ पे आ गया। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके वहाँ से रिटर्न होने की, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया हो। डायरेक्ट कहाँ से आया हो, फोर्थ से डायरेक्ट इतनी जितनी एनर्जी टोटल इसने एब्जॉर्ब करके गई थी वो पूरी इमिट करी और सीधे लौट आया 4 में। हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये यहाँ से आया होता, पहले कहाँ पे, थर्ड पे आया होता। हो सकता है कि ये यहाँ से पहले थर्ड पे आया हो, यहाँ से पहले थर्ड पे आया हो और फिर थर्ड से ये जंप किया हो और फिर थर्ड से ये जंप किया हो, कहाँ पे, थर्ड पे आया हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है वो यहाँ से सेकंड पे आया हो सकता है वो यहाँ से सेकंड पे आ गया हो। तो देख रहे हैं कि 3 लाइंस की पॉसिबिलिटी तो यहीं दिख गई। दूसरी बात देखिए, जब थर्ड पे आया, फोर्थ से थर्ड पे आया, तो अब थर्ड से एक पॉसिबिलिटी थी कि वो डायरेक्ट 1 पे आ गया होता, एक पॉसिबिलिटी थी कि थर्ड से कहाँ आया होता, सेकंड पे आया होता। देखिए 2 लाइन की और पॉसिबिलिटी बन रही है। अगली पॉसिबिलिटी क्या थी कि देखो यहाँ से 4 से जब वो 2 पे आया था, 4 से जब 2 पे आया था तो 2 से सीधे कहाँ चला आया होता, 1 पे चला आया होता, 2 से सीधे 1 पे चला आया होता। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी। देखिए अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4 में गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 लाइन तो यहीं दिखाई दे रही हैं, 6 लाइंस यहीं पे दिखाई दे रही हैं। ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और आपने एक बात यहाँ पे, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस आप चेक करना चाहते हो तो उसके लिए एक फार्मूला है n इंटू n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1/2। n कितना है, 4 माइनस 1/2, दैट इज़ 4 इंटू 3/2, दैट इज़ 2 2 3 जा 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन मिली है कि नहीं। तो ये फार्मूला यहीं से आया हुआ है। अगर आपसे कभी पूछे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फर्स्ट एनर्जी लेवल टू 4 एनर्जी लेवल, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन 4 में चला गया, 5th में चला गया, 6 में चला गया और वहाँ से रिटर्न होके अगर उसको ग्राउंड स्टेट में आना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे, कितनी इमिशन लाइंस वहाँ पे हमें मिल सकती हैं, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें वहाँ पे मिल सकती हैं। तो इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करके आप बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे 6 लाइन है और ऐसे फिगर बना के आप देख सकते हो कि 6 लाइन है। देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करके 4 में गया था। एक पॉसिबिलिटी थी सीधे 4 से 1 में आ जाता, एक पॉसिबिलिटी थी 4 से पहले 3 में आया होता, एक पॉसिबिलिटी थी 4 से पहले 2 में आया होता। फिर जब 3 पे आ गया तो देखिए अगली पॉसिबिलिटी थी कि 3 से वो 2 पे आया होता, 3 से सीधे 1 पे आ गया होता और 3 से दूसरी पॉसिबिलिटी थी 3 से सीधे 2 पे आया होता। अगली पॉसिबिलिटी थी जब 2 पे आ गया तो 2 से देखिए 1 पे आया होता। मतलब ये 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हमें वहाँ पे ऑब्टेन हो सकती हैं। जैसा कि आपने हाइड्रोजन के केस में देखा ही था कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होती थी जबकि इलेक्ट्रॉन एक ही था। अभी देखिए 4th में था तब 6 लाइन आ रही है। अगर ये 6 में गया होता तो और सारी लाइंस आती, 7 में गया होता तो और सारी लाइन आती, और कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनफाइनाइट पे चला गया होता तो बहुत सारी लाइंस हमें ऑब्टेन होती। तो यही सारी बातें, यही वो रीज़न था जिसकी वजह से हमें कई सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन हो रही थी। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमने स्पेक्ट्रल वाला पढ़ा था फिगर ऐसा कुछ, उसमें लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज जो ऑब्टेन हो रही थी वो क्यों हो रही थी, समझ गए ना।
और एक बात और यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जा रहा है वीडियो में लग रहा है, एक लास्ट पॉइंट और बताते हैं, इसके बाद ख़त्म कर देंगे इसको। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव लिखी जाती है। अभी आपको लिखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, -RH इंटू 10⁻⁴ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होती है, En इज इक्वल टू -RH इंटू, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव में होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा निगेटिव होगी, निगेटिव वैल्यू ऑब्टेंड होगी। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है मतलब उसको कहें कि रेस्ट पे होता है। रेस्ट मतलब जब उसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, तब ये सपोज किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी। तब ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतनी दूर पे है कि वहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना चाहेगा, मतलब जब दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन लगना शुरू होगा, तब क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी रिलीज होगी। अभी बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होती है और जीरो से रिलीज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव में जाएगी, ठीक है ना। जैसे अब एक एग्जांपल से इसको समझो, मान लीजिए कि आप शोरूम से जाते हो, आप कोई भी शोरूम हो, ऐसे आप पास कर रहे हो, शोरूम से जाते हो तो देखते बहुत सारे सामान लगे होते हैं। मान लो BMW खड़ी हो और हम BMW को दूर से देख रहे हैं, हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं है उससे, हम दूर से देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो क्या हमारी कोई एनर्जी उसको, जब तक हम उसके साइड में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, जब तक हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, पास जाने का मतलब कि जब वो हमें अपनी तरफ खींचने ना लगे, खींचने का मतलब है कि जब हम BMW लेने के लिए हमारा मन न बनने लगे, तब तक हमारी कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, मतलब हम उससे इतनी दूरी पे हैं कि हम रेस्ट में हैं। रेस्ट में मतलब हमारी एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में जीरो है। लेकिन जब हम उसको लेने के लिए अट्रैक्ट होने लगे, हम पूछने लगे कितने रुपए की है, कितने में मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, अट्रैक्ट होने लगे, जब हमें वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगी तो हमें अपने जेब से पैसे निकाल के उसको लेने पड़ेंगे। अगर हमारी एनर्जी जीरो होती और फिर हमें कुछ एनर्जी लगा के उसको लेना पड़ता, तो हमारी वैल्यू क्या होती, निगेटिव हो जाती, हमारी एनर्जी क्या होती, निगेटिव हो जाती। बच्चे सोच रहा होगा कि एनर्जी जब थी ही नहीं तो निगेटिव कैसे हो गई, पैसा था ही नहीं तो BMW कैसे आया। कह सकते ना, जब पैसा है ही नहीं है, क्या कह रहे जीरो है, तो BMW कैसे आया। तो पैसे हम तो बैंक से ले लेंगे भाई ना, बैंक से कर्ज ले लेंगे, बैंक से क्या लेंगे, लोन ले लेंगे, कर्ज ले लेंगे। और कर्ज क्या होता है, निगेटिव। कर्ज क्या होता है, कहते हैं ना बहुत कर्ज में डूब गए हैं, तो निगेटिव हो जा रहे हैं, मतलब हमारे पास था नहीं, ले आए, ले लिया BMW, तो कर्ज में डूबते चले गए, निगेटिव होता निगेटिव, फिर माल्या वाली हाल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसीलिए क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे होता है, न्यूक्लियस से इतनी दूर पे होता है कि उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा होता, तब वो रेस्ट पे है तो उसकी एनर्जी जीरो सपोज की जाती है। लेकिन जब वो अट्रैक्ट होना शुरू होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो जीरो से एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा निगेटिव आती है। समझ गए ना। तो काफ़ी कुछ बातें यहाँ पे हमने आपको बताई हैं, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनता है। तो इसको अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए, जिससे और सारे बच्चे पा सकें, समझ सकें। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वो बात हमें समझ में नहीं आ रही थी, बट आपका वीडियो देखा तो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे और बच्चों के पास पहुंचाइए जो परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो कम से कम कुछ बातें समझ पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू बेटा।